देश में राष्ट्रपति पद पर अब रामनाथ कोविंद की जगह कौन आएगा, इसे लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है। सभी की नजरें 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर टिकी हुई हैं। तो वहीं आज विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, माकपा नेता सीताराम येचुरी समेत कई विपक्षी नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि कांग्रेस समेत 17 विपक्षी दलों ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए समर्थन देने का ऐलान किया है। तो वहीं अब तेलंगाना राष्ट्र समिति ने राष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करने की घोषणा की है और आज टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री टी रामाराव भी सिन्हा के नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए। रामाराव ने ट्वीट करके कहा, टीआरएस के अध्यक्ष केसीआर गारू ने भारत के राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी को समर्थन देने का फैसला किया है। टीआरएस का साथ मिलने से एक तरफ जहां विपक्ष की जीत की उम्मीद बढ़ गई है, तो दूसरी ओर एनडीए गठबंधन की टेंशन बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि अब तक टीआरएस का समर्थन एनडीए गठबंधन के साथ था। वहीं रविवार को यशवंत सिन्हा ने दावा किया था कि उन्हें कई अदृश्य ताकतों का समर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव से नाम वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता है। इससे पहले उन्होंने दावा किया था कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो किसानों, कामगारों, बेरोजगार युवाओं, महिलाओं और हाशिए पर पड़े समाज के सभी वर्गों की आवाज को उठाएंगे। तो उधर शरद पवार भी अब जीत का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हम जीतने के लिए लड़ते हैं। जब दो उम्मीदवार हों तो दोनों जीत नहीं सकते। यानी शरद पवार ने अपने इस बयान से साफ कर दिया है कि यशवंत सिन्हा की जीत तय है। महाराष्ट्र के सियासी संकट की तस्वीर जल्दी साफ होती नहीं दिख रही है। शिंदे गुट की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केस के सभी पक्षों से जवाब मांग लिया। कोर्ट ने शिंदे गुट से सवाल किया कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट कैसे चले आए, पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। दूसरी ओर डिप्टी स्पीकर से हलफनामा दायर करने को कहा है, जिसमें पूछा गया है कि उनके खिलाफ आए नोटिस को कैसे खारिज किया गया। कोर्ट ने सवाल किया कि जब आर्टिकल 179 के तहत डिप्टी स्पीकर को हटाने का मामला पेंडिंग हो तो क्या वो सदस्यता रद्द करने का नोटिस भेज सकते हैं। कोर्ट के सवाल पर महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि विधायकों ने 21 जून को ईमेल लिखा होगा और 22 को स्पीकर को नोटिस मिला। ये अनऑथराइज्ड मेल से आया था और 14 दिन भी नहीं हुए थे। इसे विधानसभा के दफ्तर नहीं भेजा गया था। डिप्टी स्पीकर ने अपने अधिकार क्षेत्र में काम किया। अगर कोई खत देता है और वो रजिस्टर्ड दफ्तर से नहीं आया है तो स्पीकर पूछ सकता है कि आप कौन हैं। ये खत केवल एक एडवोकेट विशाल आचार्य ने भेजा था। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 11 जुलाई तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। यानी डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों की अयोग्यता को लेकर जो नोटिस जारी किया था, उस पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी गई है। मामले की अगली सुनवाई गर्मियों की छुट्टियों के बाद 11 जुलाई को होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले के सभी पक्षों को 3 दिनों के अंदर हलफनामा दायर करने को कहा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि जब सभी पक्षों का जवाब आ जाएगा उसके बाद ही इस पर आगे की सुनवाई होगी। लेकिन ये भी साफ कर दिया है कि अगर इस बीच में बागी गुट की ओर से सरकार बनाने की कोशिश होती है तो कोई भी पक्ष सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। कोर्ट के आदेश में साफ है कि उसने डिप्टी स्पीकर के नोटिस को खारिज नहीं किया है, सिर्फ 11 जुलाई तक के लिए रोक लगाई है।